हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से मुंबई के एक 80 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में साइबर ठगों ने 9 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। तो इससे पहले कि मॉडस ऑपरेंडी जाने, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो कि आपके आसपास, आपके सर्कल में रिटायर्ड लोग हैं, चाहे वो माता पिता, चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी या आसपास रहने वाले लोग हैं। उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि उनके साथ में इस तरह की कोई साइबर ठगी की वारदात ना हो जाए। क्योंकि आपको मैं हमेशा बताता हूं कि एक बार साइबर ठगी की वारदात हो जाती है तो उसके बाद पैसे मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 2023 से, यानी कि आज से लगभग 2.5 साल पहले मुंबई में रहने वाले एक 80 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति, जिनके कि बच्चे अमेरिका में रहते हैं, बेटा बहू अमेरिका में रहते हैं, उस समय अकेले रहते हुए अचानक से वो फेसबुक पे एक महिला की प्रोफाइल देखते हैं और उसको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। वो महिला उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देती है। उसके कुछ देर बाद वो महिला सामने से उनको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजती है। ऐसा देखते हुए वो फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। तो शार्वी नाम की वो महिला बताती है कि वो मुंबई के ही तारदेव इलाके की रहने वाली है और उसका डाइवोर्स हो चुका है, साथ ही उसके 2-3 बच्चे हैं। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है, बातचीत फेसबुक से व्हाट्सएप तक पहुंचती है और बातों बातों में वो महिला बताती है कि वो किस तरह से फाइनेंशियली बुरे दौर से गुजर रही है। तो धीरे धीरे शार्वी जो है वो बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी जाल में फंसाती जाती है, चंगुल में फंसाती जाती है और समय समय पर कभी बच्चों की फीस के नाम पर, बच्चों की बीमारी के नाम पर या अपनी बीमारी के नाम पर उन बुजुर्ग व्यक्ति से लगातार पैसों की डिमांड करती रहती है। धीरे धीरे करके काफी पैसा वो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते चले जाते हैं। अचानक कुछ महीने बाद, लगभग दिसंबर के आसपास, वो महिला बिना कुछ बताए गायब हो जाती है, यानी कि व्हाट्सएप पे भी संपर्क पे नहीं है और फेसबुक का भी वो अकाउंट बंद कर देती है, डिलीट कर देती है। इसके ठीक बाद एक और महिला अपीयर होती है जिसका नाम होता है कविता। तो कविता सामने से, चूंकि नंबर जो है उन बुजुर्ग व्यक्ति का ऑलरेडी साइबर अपराधियों के पास होता है, तो साइबर अपराधी क्या करते हैं, एक बार साइबर अपराध का शिकार बनाने के बाद में बार बार ट्राई करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा वो आपसे निकाल सके, उसकी वो कोशिश लगातार करते रहते हैं। तो पहला स्कैम जो था वो शार्वी ने किया। बाद में कविता की एंट्री होती है। कविता व्हाट्सएप पर इनको अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर देती है, बताती है कि मैं जानती हूं तुम्हारे और शार्वी के बीच में क्या चल रहा था। कुछ स्क्रीनशॉट्स भी उनकी चैटिंग की भेजती है और साथ में उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। उनको कहती है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं देते हो तो मैं तुम्हारी चैट्स को वायरल कर दूंगी और जो भी तुम्हारा रिलेशन चलता रहा शार्वी के साथ में, जो भी आपका ये जो प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलता रहा, इसको मैं उजागर कर दूंगी, लोगों के सामने ले आऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो काफी दिनों तक वो दूसरी महिला यानी कि कविता जो है वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को ठगती रही और लाखों रुपए का जो है उनको चूना लगाया। सिलसिला यहां नहीं रुकता है। ठीक इसी के बाद एक इंटरनेशनल नंबर से उन बुजुर्ग व्यक्ति को एक मैसेज आता है जिसमें कि एक महिला जो अपने आप को दिनाज बताती है, वो कहती है कि मैं जो है शार्वी की बहन हूं और शार्वी जो है उसकी मौत हो चुकी है, अस्पताल में उसका बिल पे करना है और बिल पे करने के लिए शार्वी ने आपका नंबर दिया है, कहा है कि आपसे बात की जाए और आपसे पैसे लेकर के अस्पताल का बिल चुका दिया जाए। ऐसे में यहां पर भी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि जो दिनाज है वो बातों बातों में आत्महत्या तक की धमकी दे देती है। यही नहीं, दिनाज जो है वो भी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में शादी का प्रपोजल तक दे डालती है। अभी दिनाज के द्वारा ठगी का खेल चल ही रहा होता है कि चौथी महिला की एंट्री हो जाती है, यानी कि चौथे नंबर से, जो कि अपने आप को जैस्मीन बताती है, वो भी उस बुजुर्ग व्यक्ति को पिछले तीनों अफेयर्स यानी कि तीनों महिलाओं के नाम के साथ में उनकी चैट्स को वायरल करने के नाम पर उनको धमकी देती है और उनसे लगातार पैसे ऐंठती रहती है। संभवतः क्या, दरअसल ये एक ही गैंग का काम होता है। इसको लव स्कैम कहा जाता है, जहां पर आमतौर पर जो ये महिलाएं होती हैं जिनको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलती है, जो कि बकायदा इस पूरे स्कैम के लिए तैयार की जाती हैं, वो लगातार ऐसे शिकार को ढूंढती हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करती हैं। बहुत पेशेंस होता है, मजबूरी दिखा करके प्यार मोहब्बत की बातें करना और साथ में मजबूरी दिखा करके लोगों से पैसे ऐंठने का काम करना। तो जो केस जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसका मामला खुला कब, दरअसल ये मामला खुला जुलाई 2025 में, यानी कि घटना के लगभग 2.5 साल बाद। 2.5 साल तक सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जब लगातार उनसे पैसे मांगे जाते रहे, उन्होंने अपने बेटे को फोन किया और अपनी बहू को फोन किया। बहू से भी 2 लाख रुपए उधार लिए और साथ में बेटे से भी 5 लाख उधार लिए।
इन लोगों से उधार लेने से पहले वो अपनी सेविंग्स का 8.7 करोड़ रुपीस ऑलरेडी इन महिलाओं को दे चुके थे, यानी कि इन साइबर ठगों को दे चुके थे। ये जो ठगी की रकम जो कि 8.7 करोड़ लगभग 9 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, वो ऐसा नहीं कि 10 20 50 ट्रांजैक्शंस में ली गई हो, टोटल 754 ट्रांजैक्शंस की गई, यानी कि 754 ट्रांजैक्शंस में ये 9 करोड़ के आसपास की जो राशि है, जो अमाउंट है, वो साइबर ठगों द्वारा अलग अलग बैंक अकाउंट्स में लिए गए। तो आप सोच सकते हो कि कितने बड़े लेवल पर उन बुजुर्ग व्यक्ति को इन्होंने अपने चंगुल में फंसाया था कि इतने सारे ट्रांजैक्शंस उन्होंने कर डाले और अपना जो सारा बैंक अकाउंट है, बैंक बैलेंस जो है, वो पूरा खाली कर दिया। और एक बार जब आप इनके चंगुल में फंस जाते हैं, फिर ये सेक्सटॉर्शन के नाम पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, नहीं पता क्योंकि अखबारों के माध्यम से जितना मामला सामने है उतनी ही बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कई केसेस ऐसे भी आए हैं, जैसे कि मुंबई में ही एक ऐसा केस हुआ था जहां पर 82 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में भी ऐसी घटना हुई थी, जिसमें कि एक दूसरे व्यक्ति ने उनको वीडियोस भेजे और कहा कि जिस महिला से आप बात कर रहे थे उसकी मौत हो चुकी है, उसकी फोटो देख लीजिए, और चूंकि तुम्हारी वजह से उसने सुसाइड किया है तो तुमको इतने पैसे देने पड़ेंगे। बाद में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सुसाइड तक कर लिया था। तो एक बार अगर आप इनके चंगुल में फंसते हैं तो या तो वो इमोशंस के नाम पर, या फिर वो आपसे वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको ट्रस्ट हो जाता है, एक बार आप सामने से वीडियो कॉल पे बात कर लेते हो और आपकी वीडियोस बना ली जाती हैं और उसको भेज करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है। नहीं तो जैसा कि इस केस में हुआ, महिला को बता दिया गया कि वो मर चुकी है, सुसाइड कर लिया है, तो आपका नाम इसमें आ रहा है, उसको क्लियर करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, या फिर धीरे धीरे आपको प्यार के जाल में फंसा करके किसी न किसी इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा, कहा जाएगा कि मैं दुबई में रहती हूं, मेरी ये लाइफस्टाइल है, दिस एंड दैट। इसमें तो गरीबी दिखाया गया था, लेकिन कई केसेस ऐसे भी आए हैं जहां पर महिलाओं ने अपने आप को किसी वेल स्टेब्लिश दुबई की कंपनी का मालिक बताया और ये भरोसा दिया कि मैं पैसे जैसे कमाती हूं वैसे ही आप भी पैसे कमा सकते हैं, तो आप फला फला ऐप में इन्वेस्ट कर दीजिए, मैं आपको ऐप के लिंक भेज देती हूं। उस ऐप में चूंकि आपकी बातचीत चल रही है, आपने अंधा भरोसा कर लिया है सामने वाले पर, और समय समय पर ये इतने पेशेंस के साथ काम करते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ, 2.5 साल तक सिलसिला चलता रहा। ठीक ऐसा ही बाकी केसेस में भी होता है। ये बिल्कुल जल्दी नहीं करते आपसे पैसे मांगने में, शुरुआती 1 महीने, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने तक ये लगातार आपसे बातचीत करते रहते हैं, इमोशनली आपको जानने समझने की कोशिश करते हैं, आप भी खुलने लग जाते हो, आप भी अपनी तमाम सारी बातें उनके सामने कर देते हो, और कई बार ऐसी पिक्चर्स, ऐसे वीडियोस, ऐसी चैटिंग्स का भी एक्सचेंज हो जाता है, जो कि फिर उनके लिए एक हथियार बन जाता है, जिसके दम पर वो आपको लाखों रुपए की ठगी का शिकार बना लेते हैं। और ध्यान रहे, बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी एक उम्र हो चुकी है, रिटायर्ड है, उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, और वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए, वो कि उसकी चैट्स वायरल ना हो जाएं, उसके वीडियोस वायरल ना हो जाएं, वो लगातार साइबर अपराधियों के द्वारा मांगे गए पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते रहते हैं, और वो साइबर क्राइम को इस पूरी घटना की जानकारी नहीं देते हैं। तो इस केस में जब बेटे ने देखा कि 5 लाख रुपए मांगे हैं, उन्होंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उनके बैंक अकाउंट में बिल्कुल पैसे नहीं है। फिर जब उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताया गया कि तुम्हारे साथ साइबर ठगी हो गई है, तो अचानक से वो बीमार हो गए, उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि वो डिमेंशिया नाम की बीमारी से पीड़ित है। तो इस पूरे केस में आपको समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो बहुत ख्याल रखो, क्योंकि उनको आज के समय में टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होता है। दूसरा, एक सोशल कनेक्ट काफी ज्यादा टूट चुका है, यानी कि बच्चे बाहर रहते हैं, वो यहाँ अकेले रहते थे, उनकी पत्नी नहीं है, तो वो किससे बात करें, क्या शेयर करें, क्या ना करें। तो जब वो ऑनलाइन इस तरह से किसी से बातचीत करना शुरू करते हैं तो अपनी सारी बातें खुल करके सामने कह देते हैं, जिसका फायदा साइबर अपराधी उठाते हैं। तीसरा, अगर आप ये सोच रहे हो कि साइबर अपराधियों को किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कैसे पता चलता है, तो भाई साहब आप अखबार पढ़ा कीजिए। तमाम सारे बैंकर्स ऐसे हैं जो बिक चुके हैं, जो पैसों के लिए साइबर अपराधियों को इस तरह का डेटा मुहैया कराते हैं, और उसके द्वारा फिर साइबर अपराधी अलग अलग साइबर अपराध प्लान करके उन लोगों को टारगेट करते हैं। उनके पास आपके बैंक की, आपके क्रेडिट कार्ड की, आपका पता, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, सारी जानकारी होती है, ताकि वो आपको बहुत ही आसानी से फंसा सकें। क्योंकि अगर कोई अननोन व्यक्ति आपसे बात करेगा तो शायद आप इसमें ना फंसे, लेकिन जब कोई आपकी सारी डिटेल्स आपको बता रहा है फोन पर कि आपका बैंक अकाउंट ये है, कार्ड नंबर ये है, आधार नंबर ये है, तो कहीं ना कहीं आप भी विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, ये उक्त बैंक से या उक्त कार्यालय से या उक्त अधिकारी बात कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको रहना है सतर्क, और अगर आपके साथ इस तरह का कोई साइबर अपराध हो जाता है तो आपको तुरंत मींस तुरंत 1930 पे कॉल करना है,
या फिर cybercrime.gov.in पे जाकर के अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराना है। इतना याद रखें, साइबर अपराध हो जाने के बाद जब आप इंटरनेट पर इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं तो इंटरनेट पर भी बहुत सारे लोग वीडियोस बना के डालते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो या फिर टेलीग्राम का कोई चैनल हो या कोई प्रोफाइल हो या इंस्टाग्राम की कोई प्रोफाइल हो, जो कि ये दावा करेंगे कि मैंने इतने करोड़ रुपए की रिकवरी करा दी, मैंने ऐसे रिकवर करा दिया, मैंने हैक करके रिकवर करा दिया। वो सारे झूठे लोग हैं। कोई भी बाहर पैसे रिकवर नहीं करा सकता। अगर कहीं पैसे रिकवर हो सकते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ cybercrime.gov.in पर ही जाना है। इसके लिए आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और कई लोगों का ऐसा डाउट होता है कि अगर मैं साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा तो पुलिस मेरे घर आ जाएगी। तो मैं फिर से बता दूं कि पुलिस आपके घर नहीं आती है, आपको ही बाद में जाना होता है फॉलो अप लेने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि कोई और जो है वो इस तरह के किसी साइबर अपराध का शिकार ना बन जाए। अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराध से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।